नमस्कार दोस्तों, आर एस में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग अप्रैल महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 22 अप्रैल 2024 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RS में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने हाल में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अर्थात AEPS या आधार ATM लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है IPPB के द्वारा। तो IPPB क्या है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा हाल ही में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम अर्थात AEPS अगर पूछे तो क्या है? तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, या फिर इसे आधार ATM भी कहा जा सकता है। तो इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अप्रैल 1966 में इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक के कवर फोटो के लिए चुने जाने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने किन मुद्दों पर इस पत्रिका के लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उन्होंने चीन के मुद्दे पर, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, इस पर इन्होंने चर्चा की थी। तो याद रखना है, हाल ही में न्यूज वीक जो एक अमेरिकी पत्रिका है उसके कवर फोटो के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। पहली बार 1966 में इंदिरा गांधी न्यूज वीक के कवर फोटो के लिए चुनी गई थी। उसके बाद ये दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो इन्होंने न्यूज वीक के कुछ लिखित प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो उसमें मुख्य रूप से चीन, ग्लोबल इकोनॉमी और इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी, इन तीनों मुद्दे शामिल थे। नेक्स्ट, किस जैन मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्डन वॉलंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया लोकेश मुनि को। और लोकेश मुनि के बारे में एक और चीज़ याद रखना है कि हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा एक प्रोग्राम में इन्हें ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर द्वारा नामित किया गया था। और माता अमृतानंदमयी देवी के द्वारा बारे में याद रखना है, पिछले वर्ष अर्थात 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास थी और उसमें माता अमृतानंदमयी देवी को G20 का स्पिरिचुअल लीडर के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारत और मॉरिशस ने डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट अर्थात DTAA पर हस्ताक्षर किए। इसमें कौन कौन मुद्दे शामिल हैं? तो इसका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो क्या क्या था? जैसे कि पता है कि मॉरिशस से बहुत सारी कंपनियां जो है वो भारत में निवेश किया करती थी, और ये खास करके इसलिए की जाती थी कि मॉरिशस से भारत में जब कोई कंपनी निवेश करती थी तो उसको टैक्स के चोरी में बहुत मदद मिली, अर्थात टैक्स का बचाव हो जाता था। तो इन सब मुद्दों से बचने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है और उसी को DATAA अर्थात डबल टैक्सेशन एवॉइडेंस एग्रीमेंट जो हुआ है उसके तहत समाप्त करने की कोशिश की गई है। तो उसमें क्या किया गया है कि एक प्रस्तावना था जो टैक्सेशन सिस्टम भारत और मॉरिशस के बीच थी। तो उसमें जो एक प्रस्तावना थी तो उसमें कुछ बदलाव किया गया, और उसमें बदलाव क्या किया गया कि वहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया है, क्या पारंपरिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन की अभिव्यक्ति, इसको हटा दिया गया है। ये जो लाइन था इसे हटा दिया गया है। और दूसरा क्या किया गया है कि कर चोरी या फिर गैर कराधान के माध्यम से कम कराधान के अवसर पैदा किए बिना दोहरे कराधान से बचने पर चर्चा की गई। यानी कि दोहरे कराधान से बचने की चर्चा भी की गई, लेकिन इसमें यह भी कोशिश की गई कि किसी प्रकार की कर चोरी न की जाए और गैर कराधान जैसी समस्या से बचा जा सके। और उसमें जैसे कि ये था कि वह देश पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन करेगा, तो उस शब्द को, उस लाइन को प्रस्तावना से हटा दिया गया है। यानी कि अब सिर्फ पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन नहीं देगा, बल्कि इन सब बातों पर भी ध्यान दिया जाएगा कि कोई टैक्स की चोरी न की जा सके। नेक्स्ट, हाल में भारत सरकार ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए? तो ये नेपाल को दिया गया है। नेक्स्ट, ब्रिटेन ने 24 देशों की एक सूची जारी की जिसके अनुसार
वे सभी देश ब्रिटिश पर्यटकों के लिए बहुत खतरनाक देश हैं। इसमें कौन शामिल है? तो इसमें दोनों को, यानी कि भारत और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। ऐसे 24 देश जो हैं, जैसे विभिन्न मुद्दे, जैसे कि या तो वहाँ पे कोई बीमारी है, या फिर राजनीतिक अस्थिरता है, या फिर कोई आतंकवाद की समस्या है, कोई युद्ध चल रहा हो, जैसे यूक्रेन हो गया, इजराइल हो गया, तो इस सब देशों को ब्रिटेन के नागरिकों को जाने के लिए मना करने की बात की गई है, और इसमें भारत और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। यानी कि भारत और पाकिस्तान भी ब्रिटेन के लिए एक खतरनाक देश बन गया है इसके अनुसार। नेक्स्ट, एडटेक कंपनी बायजूस के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अर्जुन मोहन। अर्जुन मोहन ने बायजूस के CEO के पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद बायजू रविंद्रन, जो कि इसके संस्थापक है, वो इसके नए CEO बन गए हैं। इसके साथ थियरी डेलापोर्टे, इनके बारे में भी याद रख रहे हैं। हाल ही में विप्रो के CEO के पद से इन्होंने अब इस्तीफा दिया है। थियरी डेलापोर्टे जो हैं वो विप्रो के CEO थे, और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और उनके स्थान पर श्रीनिवास पल्लिया को विप्रो का नया CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल में आयोजित टेनिस का मोंटे कार्लो मास्टर्स का फाइनल किसने जीता? तो ये जीता गया है स्टीफानोस सित्सिपास के द्वारा, और इन्होंने कैस्पर रूट को हराया था। इसके बारे में यह खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स, इसका जो मुख्य ड्रॉ होता है, तो उसमें पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए थे सुमित नागल। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, सुमित नागल के बारे में याद रखना है। मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ में पहुंचने वाले पहले भारतीय सुमित नागल बने थे। और इसके साथ ये भी याद रखना है कि स्टीफानोस सित्सिपास, ये जो है इसके फाइनल जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट, किसने अपने संस्मरण यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, किसने अपने संस्मरण पुस्तक नाइफ को लॉन्च किया है? तो ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है नाइफ। इसके साथ याद रखना है हुमा कुरैशी के बारे में। हुमा कुरैशी, इनकी हाल ही की एक रचना है जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। एस सोमनाथ, इनकी एक रचना है लायंस दैट ड्रंक द लायन। रस्किन बॉन्ड, इनकी हाल की एक रचना है द गोल्डन ईयर्स। और सलमान रुश्दी की भी एक हाल की पुस्तक है विक्ट्री सिटी। तो इन सब के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के बाद विश्व में 7.11% प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पाद में वृद्धि हुई है, तथा 60% मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट 12 देशों के कारण पैदा होती है। इसमें कौन देश शामिल है? इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये 12 देश है, तो ऐसा माना जाता है कि ये 12 देश जो है, इन्हीं के कारण जो पृथ्वी पर मिसमैनेज प्लास्टिक वेस्ट है उसका 60% मात्रा है। और इसके साथ इस रिपोर्ट में यह भी बताई गई थी कि 2021 के बाद पृथ्वी पर 7.11% प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पाद में वृद्धि हुई है। तो इसमें भारत भी शामिल है। तो इन सब देशों का नाम ध्यान से देखना, भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की, ये सब देश शामिल है जिस जो 60% मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट का कारण है। नेक्स्ट, 20 वर्षों के शासन के बाद सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है ली हसीन लुंग। तो याद रखना है, ली हसीन लुंग जो है वो सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने अपने पद से हाल में इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये 20 वर्षों तक इस देश के शासक रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री रहे थे। अब ये प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया, और उप प्रधानमंत्री लॉरेंस लॉन्ग, ठीक है, लॉरेंस वोंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, लॉरेंस वोंग। तो लॉरेंस वोंग जो होंगे वो मई महीने में सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। एरियल हेनरी, ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। एरियल हेनरी जो है वो हैती के प्रधानमंत्री है, और इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कैटरीन जैक्सकॉवर्डिट, ये जो है वो आइसलैंड के प्रधानमंत्री थे, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दी है।
क्योंकि ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे। नेक्स्ट, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को लागू करने के मामले में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो इसमें मध्य प्रदेश जो है वो पहला स्थान प्राप्त किया है, तेलंगाना दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा और गुजरात चौथा स्थान प्राप्त किया। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है? तो जैसे ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम समझ रहे होंगे कि जैसे कार्बन उत्सर्जन जो होता है तो उसे कम करने के मामले में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त जो किया है वो मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट, आईपीएल में सर्वाधिक रन का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया गया सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। इसने 282 रन बनाए थे, 287 रन बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट, प्राकृतिक घास और कृत्रिम रेजों के द्वारा बने हाइब्रिड पिच तकनीक का प्रयोग करने वाला भारत का पहला क्रिकेट ग्राउंड कौन बना? तो ये बना है धर्मशाला क्रिकेट ग्राउंड। नेक्स्ट, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अर्थात ACI वर्ल्ड की हाल की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा कौन बना? तो ये बना है अमेरिका का हार्टफील्ड जंक्शन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो है दिल्ली में है, वो भारत का सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा है और यह विश्व का 10वां सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा बना है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कर्नाटक में जो एयरपोर्ट है जिसका नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका जो टर्मिनस 2 है वो विश्व का सबसे सुंदर एयरपोर्ट टर्मिनस है, तो याद रखना है। और हम्माद इंटरनेशनल दोहा, तो यह दोहा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इसे विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया है स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट के द्वारा। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 में इसे सबसे अच्छा एयरपोर्ट घोषित किया गया अर्थात हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं कुवैत के प्रधानमंत्री। इसके साथ याद रखना है मिस्र के बारे में। मिस्र के नए राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ। नेक्स्ट, हाल में किन्हें तीसरा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ बच्चन को हाल ही में तीसरा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह सम्मान जो है उषा मंगेशकर के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। AR रहमान के बारे में याद रखना है। इसी प्रोग्राम में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से AR रहमान को सम्मानित किया गया है। जोया अख्तर और अशफा खान, ठीक है, उस्फा खान, इन्हें इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट, एक संगीत और नृत्य कार्यक्रम टैगोर ऑन द पद्म बोट का आयोजन कहाँ स्थित रविंद्र कोठीबाड़ी में किया गया? तो ये किया गया बांग्लादेश में। तो याद रखना है रविंद्र कोठीबाड़ी जो है वो बांग्लादेश में है। वहीं पे टैगोर ऑन द पद्म बोट का आयोजन किया गया, वो एक संगीत और नृत्य कार्यक्रम था। नेक्स्ट, सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन अर्थात स्पेस। तो स्पेस का फुल फॉर्म याद रखना है सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, जिसमें नौसेना के लिए 2 अलग अलग संयोजक शामिल है। पहला प्लेटफॉर्म जो पानी के सतह पर तैरता है और दूसरा सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म जिसे पानी के नीचे 100 मीटर तक उतारा जा सकता है, का उद्घाटन इडुक्की केरल में किसने किया? तो ये उद्घाटन किया गया है DRDO के द्वारा। तो याद रखना है DRDO ने हाल ही में स्पेस को लॉन्च किया है। तो स्पेस क्या है? तो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन। इसमें 2 संयोजक शामिल है, पहला जो प्लेटफॉर्म जो पानी की सतह पर तैरता है और दूसरा जो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, 2030 तक कार्बन न्यूट्रल तथा 100% फ्रेश वाटर रिप्लेनिश
कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाल में एप्पल ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है क्लीनमैक्स के द्वारा। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं। एप्पल जैसे कोई भी कंपनी जो होता है तो आप उसका एक जिम्मेदारी होता है देश के प्रति, समाज के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। तो उसी तरह एप्पल जो कंपनी है, मोबाइल कंपनी है, उसका भी इन्वायरमेंट के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। तो उसने एक जिम्मेदारी निर्धारित की है कि 2030 तक वह कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा, यानी कि जितना कार्बन छोड़ेगा उतना ही कार्बन को एब्जॉर्ब करने का उपाय भी करेगा, और जितना पानी उपयोग करेगा उतना पानी वहाँ से फिर से वहाँ पे भरेगा। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसने क्लीनमैक्स के साथ समझौता किया है और एक स्थान पर सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए कार्य किया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष अर्थात UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 बताती है। क्या बताती है? तो उपरोक्त सभी बताती है। क्या बताए कि चीन की जनसंख्या हाल में कितनी हो गई है? तो 142.5 करोड़। उसे पीछे छोड़कर भारत की जनसंख्या 144.17 करोड़ हो गई है। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि भारत में 0 से 14 आयु वर्ग के जनसंख्या जो है देश कुल जनसंख्या का 24% है। यह माना गया है कि अगले 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी। तो इन सारे बातों को याद रखना है। यह यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है उसका कथन है। नेक्स्ट, DRDO ने लंबी दूरी की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल अर्थात ITCM का सफल परीक्षण चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है निर्भय। स्पेस के बारे में भी ऊपर बताया गया था, यह भी DRDO के द्वारा विकसित किया गया था। इसका नाम क्या है? तो सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एक्वास्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवेल्युएशन, स्टिग। स्टिग क्या है? तो स्टिग बहुत पहले क्वेश्चन बताया गया था। तो स्टिग जो है यह इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो स्टिग क्या होता है? जैसे 6G हो गया, 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर, इन सब बातों पर रिसर्च करने के लिए सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप बनाया गया है। इसी को कहा गया है स्टिग, सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। तो ये आर्मी के द्वारा बनाया गया। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, मेनिंजाइटिस एक मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की रक्षा झिल्ली को प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसको प्रभावित करने वाली मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया, इसके 5 प्रमुख स्ट्रेन होते हैं। इन सब के लिए एक वैक्सीन बनाई गई है जो वैक्सीन एलायंस गावी के द्वारा वित्त पोषित और विकसित की गई है, जिसका नाम है MEN5CV वैक्सीन। इसे पहली बार कहाँ पेश करने की अनुमति विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रदान की है? तो इसे नाइजीरिया में प्रदान की गई है। नाइजीरिया में इसे प्रस्तुत किया गया है। तो मेनिंजाइटिस क्या है? एक बीमारी है। तो इसमें क्या होता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की जो रक्षा झिल्ली है उसमें सूजन हो जाता है। और ये किससे होता है? तो मेनिंजोकोकल बैक्टीरिया के कारण होता है। इसके 5 स्ट्रेन होते हैं, 5 प्रकार की बैक्टीरिया होती है। तो गावी क्या है? एक वैक्सीन एलायंस है, जो ग्लोबल वैक्सीन एलायंस जो होता है तो उसे गावी कहा जाता है। तो उसी के द्वारा वित्त पोषित एक वैक्सीन बनाई गई है MEN5CV। इसको उपयोग करने की मंजूरी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है और इसे पहली बार नाइजीरिया में उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट, टाइम्स के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किन्हें शामिल किया गया है? इनमें इन सभी भारतीय को शामिल किया, कुछ भारतीय मूल के हैं। जैसे आलिया भट्ट को शामिल किया गया है, वर्ल्ड बैंक के प्रमुख अजय बंगा को, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला, रेसलर साक्षी मलिक और एक्टर और डायरेक्टर देव पटेल को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, किसने अपने संस्मरण पुस्तक जस्ट अ मर्सिनरी को लॉन्च किया है? तो ये RBI के पूर्व प्रमुख D सुब्बाराव के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम याद रखना है, जस्ट अ मर्सिनरी। सैम पित्रोदा, इनकी हाल की एक पुस्तक है
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, रघुराम जी राजन और रोहित लांबा। इनकी हाल की एक पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड, रीइमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। सतीश चंद्रा, इनकी हाल की पुस्तक है अ लाइफ वेल स्पेंड। नेक्स्ट, हाल के एक सर्वेक्षण के अनुसार कौन विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक कंपनी बनी है? तो ये बन गई है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक जो है वो वेदांता कंपनी जो है उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। ये जिंक, लेड, सिल्वर इन सब का उत्पादन करता है। और यही जो वेदांता है इसका एक खदान है सिंडेसर खुर्द खदान। सिंडेसर खुर्द खदान यह कहाँ है? यह राजस्थान में। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चांदी उत्पादक खदान बन गया है। तो इन सब बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, S&P की हाल की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में संपत्ति के हिसाब से शीर्ष 50 बैंकों में किस भारतीय बैंक ने जगह बनाई है? तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ये 3 कंपनी जो है वो एशिया प्रशांत क्षेत्र के 50 शीर्ष बैंकों में शामिल हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और ICICI बैंक। नेक्स्ट, IPL में 250 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए रोहित शर्मा। पहले हैं महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक 250वां मैच खेलने वाले हैं या फिर खेल भी चुके होंगे। नेक्स्ट, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर थे जहां उन्होंने भारत का सहयोग से बने हाईटेक IT लैब का उद्घाटन किया? तो ये उज्बेकिस्तान में उद्घाटन किया गया। तो याद रखना, उज्बेकिस्तान के 4 दिवसीय यात्रा पर थे जनरल मनोज पांडे और वहीं पे हाईटेक IT लैब का उद्घाटन इन्होंने किया है। फिलीपींस के बारे में याद रखना, हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेजी है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है। नेक्स्ट, कौन भारत के नए नौसेना प्रमुख बने हैं? तो ये बन गए दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्होंने R हरि कुमार का स्थान लिया है। मनोज पांडे ये थल सेना प्रमुख है। विवेक राम चौधरी ये वायु प्रमुख हैं। अनुराग कुमार के बारे में भी याद रखना है, हाल ही में इन्हें CBI के संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया। नेक्स्ट, इसरो ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट, किस क्रेडिट कार्ड को UPI के साथ लिंक कर उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से NPCI ने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान को लॉन्च किया है? तो ये रुपे कार्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए लिंक इट फॉरगेट इट। इसे किसने किया है? तो NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, नरपत सिंह को किस देश के रेलवे सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? इन्हें बांग्लादेश के रेलवे सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, NPS के सहयोग से तथा रुपे कार्ड द्वारा संचालित कॉमन मोबिलिटी कार्ड सक्षम डेबिट और प्रीपेड कार्ड किसने लॉन्च की, जो वन नेशन वन कार्ड विजन को बढ़ावा देगी? तो इसे लॉन्च किया गया एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा। तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक डेबिट और प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है। यह क्या है? तो यह नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सक्षम एक कार्ड है। तो ये क्या होता है? मोबिलिटी कार्ड क्या होता है? जैसे कि हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं तो ट्रेन का टिकट, लोकल ट्रेन का, मेट्रो का टिकट, बस का टिकट, पार्किंग का टिकट, ये सब जो लेते हैं तो उसके लिए कुछ कार्ड का उपयोग किया जाता है जो कि ऑफलाइन कार्ड होता है। तो उसे रिचार्ज करके और उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो उसी को एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। यह NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बनाया गया है और ये रुपे कार्ड के द्वारा संचालित होगी। IPP भी ऊपर बताया गया था एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, इधर पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने किस स्पेस स्टार्टअप के वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन बेंगलुरु में किया, जो अंतरिक्ष यातायात की निगरानी और प्रबंधन तथा दुनिया भर में उपग्रह संचालन की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होगी? तो इसका नाम है दिगंतरा।
तो याद रखना है दिगंतरा क्या है, ये एक स्पेस स्टार्टअप है। इसका मुख्यालय, वैश्विक मुख्यालय का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है दिगंतरा का। नेक्स्ट, किसने हाल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट एग्रीमेंट के रूप में सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त की है? इसकी अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह रेजर पे इत्यादि की श्रेणी में आ जाएगा। तो ये क्रेडिट जो हम लोग क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के लिए प्रयोग करते हैं, तो उसी ने पेमेंट एग्रीगेटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर। तो यह पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में मान्यता प्राप्त की, लेकिन अब ये सैद्धांतिक मान्यता प्राप्त की है। इसको पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त होने में करीब 6 महीने और लग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग कभी किसी वेबसाइट पर जाकर पेमेंट करते हैं, तो उसमें मोबीक्विक, कैश फ्री, रेजर पे, ये सब का ऑप्शन आता है और उसी के थ्रू पेमेंट होता है। तभी क्या है कि जो क्रेड है, तो क्रेड एक सिर्फ ऑप्शन है जो पेमेंट में मदद करती है, पेमेंट में हेल्प करती है, लेकिन ये खुद से पेमेंट नहीं करते, सेटलमेंट का काम ये नहीं करते। सेटलमेंट का काम कौन करता है? तो मोबीक्विक हो गया, रेजर पे होता है, ये सब करता है। तो इसके लिए एक मंजूरी लेनी पड़ती है आरबीआई से पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में। तो पेमेंट एग्रीगेटर का सैद्धांतिक मंजूरी मिल गया है, लेकिन इसका अंतिम मंजूरी मिलने में कम से कम 6 महीना और लगता है। और यह मंजूरी जब मिल जाएगा तो जैसे हम लोग जो पेमेंट करते हैं, तो उसमें क्रेड जो है वो खुद से अपना सेटलमेंट के लिए यह मान्यता प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी हो। कोशिश करके 2-3 बार करके सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।